दोस्तों, तो हम फिर से एक बार आपके लिए आ गए हैं आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन इन हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर विषय प्रवेश, तो बेटा हमने आपको इसमें बुक कीपिंग किसे कहते हैं, बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है और उसके मूल तत्व क्या होते हैं हम आपको करा चुके हैं। तो आज हमको आपको बताएंगे लेखक कर्म का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आइए जानते हैं। लेखाक्रम की प्रारंभिक अवस्था में लेखाक्रम से आशय लेखाक्रम से आशय व्यवसाय के समस्त लेन देन के लिपिबद्ध करने से होता है। इनके द्वारा एक निश्चित अवधि में होने वाले लेन देन को लिपिबद्ध करके व्यवसाय का लाभ या हानि ज्ञात की जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं लेखाक्रम एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम जो भी लेखा करते हैं उसको हम एक सुनिश्चित अवधि में या तारीख पर और बिल्कुल सफाई के साथ में, अगर आप जो भी भाषा का उपयोग करते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, तो आपको उसे पूरी तरह से उसी में कन्वर्ट करके लिपिबद्ध करना होता है। उसे ही हम लेखाक्रम कहते हैं। अब आइए जानते हैं, कुछ लेखकों ने इनकी परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से दी हैं। आप देख सकते हैं जैसे लेखाक्रम प्रधान तथा वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के अभिलेख तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान है। उन व्यवहारों और घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश यानी विश्लेषण तथा व्याख्या करने और परिणामों की व्यक्तियों को संप्रेषित करने की कला है, जिसे निर्णय लेने में आसानी होती है। पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र में क्या अंतर क्या होता है? जैसे कि हम आपको पीछे बता चुके हैं, पुस्तपालन किसे कहते हैं? अपने व्यापार में हुए लेन देन को एक पुस्तक में नोट करना पुस्तपालन कहलाता है। लेकिन लेखाक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम नोट तो करते हैं लेकिन हमें तारीख के साथ साथ उस काम को एकदम सफाई से करना होता है, इसलिए लेखाक्रम होता है। या हम ये भी कह सकते हैं पुस्तपालन को ही अच्छी तरीके से अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सफाई से दूसरी पुस्तक में जो हम नोट करते हैं उसे लेखाशास्त्र कहते हैं। फिर भी इनमें हमें बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। सबसे पहला आधार है, फिर बुक कीपिंग और लेखाक्रम, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंट्री। ठीक है, आते हैं लेन देनों का लेखा। बुक कीपिंग में वित्तीय लेन देन का पृथक पृथक खातों के अनुसार विभिन्न व्यापारिक बहियों में लेखा करना सिखलाया जाता है। बुक कीपिंग में हम जान सकते हैं इन बात से कि बुक कीपिंग में हम अलग अलग खातों का लेखा एक ही नोटबुक में कर सकते हैं, जबकि लेखाक्रम में वही खाते शुद्धियों का ज्ञान कर समायोजन द्वारा उनको सुधार किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपने कोई सामान बेचा तो बेचे हुए जो आपके जितने भी बिल होंगे उनकी एंट्री आप एक उसमें करेंगे, फिर जब वो ख़त्म हो जाएंगे फिर जो आपने ख़रीदा है उसका हम बिल बनाएंगे। तो इसी तरीके से लेखाक्रम में वो चीज़ें साफ साफ लिखी होती है कि हमने कौन सी एंट्री बनाई हुई है। अब आता है लेखांकन की अवस्था। ये लेखा करने की प्रारंभिक अवस्था है, इसे हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। जो पुस्तपालन होती है वह सबसे प्रथम चरण है। मतलब कि जैसे कोई भी हमारे व्यापार में आया, हमारा कोई भी कस्टमर ग्राहक, हम उससे सामान बेचते हैं और उसका बिल तैयार करके अपने नोटबुक में हम लिख लेते हैं कि हमने इतनी सेल्स की। जबकि लेखाक्रम का कार्य द्वितीय स्थिति से प्रारंभ होता है और अंतिम स्थिति पर समाप्त होता है। मतलब कि जैसे कि अब हमने कोई प्रोडक्ट सेल्स कर दिया, सेल्स करने के बाद हमें ये भी बताना होता है कि वो कितने की वस्तु थी, प्रॉफिट कितना हुआ और हमें उसका भुगतान किन चीज़ों से किया है और सामने वाले व्यक्ति ने कब तक इसका पेमेंट किया था, किस तारीख में, ये सभी चीज़ें हमें उसमें बतानी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है लेखांकन के नियम। बुक कीपिंग में लेखाक्रम के
निर्णयों नियमों के अनुसार लेखे किए जाते हैं, जबकि लेखाक्रम स्वयं नियमों का निर्धारण करता है। बुक कीपिंग में आप को कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपने बुक कीपिंग में नोटिंग करते हैं, जबकि लेखाक्रम खुद ही एक रूल है। लेखाक्रम अपने रूल्स खुद बना के उसे नोट करता है। अब आते हैं कार्य। बुक कीपिंग का कार्य निम्न स्तर के लोग करते हैं और उनका दायित्व भी अपेक्षाकृत कम होता है। बुक कीपिंग में अलग अलग लोग इस कार्य को कर सकते हैं। स्वयं व्यापारी कर सकते हैं या फिर जो भी उन्होंने अपने व्यापार में कर्मचारी रख रखे होंगे वो भी इस कार्य को कर सकते हैं और उनका दायित्व कम होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ जैसे ही पेमेंट हुई उसको तुरंत नोट करना होता है। जबकि हम कह सकते हैं लेखाक्रम कार्य बड़े अधिकारियों के सुपुत्र होता है और उनका दायित्व भी अधिक होता है, क्योंकि अगर लेखाक्रम में थोड़ी सी भी त्रुटि पाई जाती है तो हमारे व्यापार में घाटा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, परिणाम। बुक कीपिंग में वहियों में लेखे किए जाते हैं, लेकिन उनके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। ठीक है बेटा, लेखाक्रम के बुक कीपिंग के लेखों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब कि बुक कीपिंग में वहियों के लेखे तो किए जाते हैं, लेकिन उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये हम क्लियर नहीं कर सकते। जबकि लेखाक्रम में बुक कीपिंग से ही लेखा किया जाता है और हम ये पता कर सकते हैं कि हमें मुनाफा हुआ है या हमें लॉस हुआ है। अब आता है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। बुक कीपिंग में व्यापार का शुद्ध परिणाम और सही वित्तीय स्थिति बतलाने वाले विवरण तैयार नहीं किए जाते, जबकि लेखाक्रम में ये सभी विवरण तैयार किए जाते हैं जिनसे व्यापार को सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है। लेखाक्रम हमें बतलाता है कि हमारे व्यापार में घाटा, मुनाफा, क्रय विक्रय किस किस तारीख को हुआ, कैसे कैसे उसका प्रोसीजर रहा और हमें किस तरीके से फ़ायदा हुआ और हम आगे किस तरीके से और अपने व्यापार में क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होता रहे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पुस्तपालन या बुक कीपिंग के उद्देश्य होते क्या हैं। हम पुस्तपालन क्यों करते हैं या हम अपने व्यापार में हुए लेन देन को नोट करते क्यों हैं, ये बात आइए हम समझते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग्स। प्रत्येक कार्य को आरंभ करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। जो भी आप काम करते हो उसका कुछ ना कुछ करने का आपका कोई ना कोई वो रहता है कि हम जिस वजह से इसको कर रहे हैं कुछ ना कुछ हमें या तो फ़ायदा होगा या उसको करने की हमें किसी ने जिम्मेदारी दी होगी, जिनकी पूर्ति के लिए उस कार्य को कुशलता तथा परिश्रम से किया जाता है। बुक कीपिंग का तथा कार्य लेखाक्रम की जानकारी भी नीचे दिए हुए उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो आइए जानते हैं हम किस तरीके से हम बुक कीपिंग से क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं और हम बुक कीपिंग आखिर करते क्यों हैं। आइए तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। प्रत्येक व्यापारी लेन देन के आर्थिक प्रभाव को जानने के लिए वही खाते बनाते हैं, जिससे हर समय व्यापारी को अपनी आर्थिक स्थिति का पता लग सके। हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तपालन करते हैं, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारे व्यापार में कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितनी सेल्स की जा रही है और प्रॉफिट कितना हमें हो रहा है और कितना हमें लॉस होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लाभ पर हानि की जानकारी। लाभ या हानि की जानकारी। एक निश्चित समय के अंदर होने वाले व्यापारिक लाभ या हानि की जानकारी सब लेन देन विधिपूर्वक लिखने के बाद ही मालूम होती है। यदि हानि हुई है तो हानि के कारणों की जानकारी भी पुस्तपालन की सूचनाओं के आधार पर ही की जा सकती है और हानि से बचा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया वैसे ही इस लाइन में भी हम समझ सकते हैं। लाभ या हानि की जानकारी भी हमें जब उस चीज़ का पता होगा कि प्रोडक्ट सेल्स जब हुआ था तो वो कितने का हमने बाय किया और कितने का हमने उसे सेल्स किया है, तो हमें तभी पता चलेगा। इसलिए बिना लेखा किए आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अब आता है स्टॉक रहतिया की स्थिति का ज्ञान। देखिए, किसी निश्चित समय में माल का कुल क्रय विक्रय अथवा वापसी जानने के लिए खाते बनाना आवश्यक है। इससे निश्चित अवधि में माल की खरीद व बिक्री तथा कितना माल स्टॉक है सब ज्ञात हो जाता है। स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होते हैं कितने हैं।
ठीक है। तो हम इसी तरीके से उनका बिल बनाकर उन्हें नोट करके कि कितनी सेल्स हो चुकी है और उसमें प्रोडक्ट अब हमें कितने बचे हैं और हमें अब कितने लाने चाहिए उनकी सेल्स के अनुसार। तो ये सब चीज़ों की जानकारी भी हमें बुक कीपिंग के आधार पर ही मिलती है। पॉइंट नंबर 4, लेनदारों व देनदारों को जानना। बुक कीपिंग के आधार पर ही भी आप ये चीज़ जान सकते हैं कि कितने लेनदार हैं हमारे व्यापार में और कितने देनदार अब हमारे व्यापार में फ़िलहाल में हैं, किसको कितना देना है, अर्थात कुल लेनदार कितने हैं और किसने कितना लेना है, कुल देनदार कितने हैं। यह भी वही खातों से तुरंत पता लग जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 5, नगद राशि की स्थिति की जानकारी। अमुक समय पर कितनी नकदी शेष है और बैंक से क्या लेना देना है की जानकारी भी पुस्तपालन के माध्यम से होती है, क्योंकि हम एंट्री में हर चीज़ को समझाते हैं, इसलिए हम नगद की भी जानकारी उसी चीज़ से दे सकते हैं। पॉइंट नंबर आता है पॉइंट नंबर 6, संपत्ति तथा दायित्व का ज्ञान। व्यापार में अमुक समय के बाद कितनी भी पूंजी लगी और व्यापार में संपत्ति तथा दायित्व का क्या स्थिति है, इससे जानने के लिए वही खातर रखना आवश्यक होता है कि हमारा जो व्यापार है, हमारी संपत्ति में उसका कितना मुनाफा हुआ, कि हमने कुछ अच्छा किया या नहीं, व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हुई है या सिर्फ व्यापार जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं है। इन चीज़ों की जानकारी भी हमें रोजनामचा या आप कह सकते हो पुस्तपालन से मिलती है। अब आता है पॉइंट नंबर 7, त्रुटियों का ज्ञान। पुस्तपालन के आधार पर ही हम त्रुटि की जानकारी भी कर सकते हैं। त्रुटि मतलब जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं, कि हमने गलती से किसी को कम तो पैसों में बेचने दिया वो प्रोडक्ट, तो उस चीज़ की जानकारी भी हमें उसी से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 8, कर दायित्व की जानकारी। कर से मतलब होता है हमने किससे कितना लेना है, टैक्स की जानकारी या कितना किसको देना है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल्स करते हो उस पर आपको कितना टैक्स लगता है और आप कितना दे रहे हो, इस चीज़ की जानकारी भी आपको इसी के माध्यम से देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 9, व्यापारिक आवश्यकताओं का ज्ञान। पुस्तपालन से व्यापार की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। भविष्य में पूंजी की मात्रा का अनुमान पहले से लगाने के लिए हिसाब किताब की अच्छी प्रणाली रचना उपयोग होती है। मतलब कि व्यापार में आवश्यकताओं का ज्ञान से आशय है कि आपने जो भी सेल्स किया, आपका जिस भी चीज़ का व्यापार हो, आप जो भी वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें बेचने के बाद क्या आपको उन्हीं वस्तुओं को दोबारा और सेल्स करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये चीज़ की जानकारी भी आपको पुस्तपालन से देखने को मिलती है कि आप क्या प्रोडक्ट लाएं, आपको किस चीज़ में मुनाफा अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 10, व्यापारिक कार्यक्षमता का ज्ञान। पुस्तपालन से व्यापार की क्षमता व लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन कार्य वर्षों के व्यापारिक परिणामों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि कार्य क्षमता का ज्ञान मतलब कि जो भी हमने अपने व्यापार में कर्मचारी रखे हुए हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या उनकी गलती से हमारे व्यापार में कम सेल्स तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ की जानकारी भी हम बुक कीपिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो आपको मैंने अभी तक जो भी पॉइंट समझाए, टोटल 10 पॉइंट थे, आपको ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। अब आते हैं हम आगे, पुस्तपालन या बुक कीपिंग के लाभ। ठीक है, तो अब हम यहाँ जानेंगे पुस्तपालन या बुक कीपिंग के क्या लाभ होते हैं। ओके, तो आइए, पुस्तपालन का हमारे व्यावहारिक जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हम निम्नलिखित बातों से जान सकते हैं। देखो, आपको यहाँ पे इन्होंने टोटल हेडिंग दे रखी हैं, टोटल 14 हेडिंग है। मैं आपको इनको क्लियर करती हुई चलूँगी, पूरी मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं आपको सीधा 14 ये जो हेडिंग हमारी ये दी हुई है आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर, तो इन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है बेटा, आइए देखिए। पॉइंट नंबर 4, व्यापार की स्थिति का ज्ञान। बुक कीपिंग के माध्यम से हमारे व्यापार में क्या चल रहा है, लाभ हानि मुनाफा घाटा, मतलब एवरीथिंग जो भी आपके व्यापार में है उस चीज़ का ज्ञान आपको बुक कीपिंग के माध्यम से होता है। उपयोगी आंकड़ों की प्राप्ति हो जाती है, जैसे बिक्री, लाभ हानि इत्यादि के संबंध में, मतलब कि आपको कहाँ पे सेल्स हुई थी और आपको वहाँ से माल कहाँ से उठाना है, ये सब चीज़ें, लाभ हानि इत्यादि सभी चीज़ें हमें
बुक कीपिंग के माध्यम से जानने को मिल जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाता है वस्तु का उचित मूल्य, मतलब कि अगर जो इस बार जो हमने सेल्स की थी कि हमने उसका प्राइस कम रखा था, अगर हमारी सेल्स अच्छी खासी उस वस्तु की हुई है तो हम उस पर थोड़ा अमाउंट बढ़ा के भी उसे सेल्स कर सकते हैं, हमें उससे मुनाफा भी होगा और हम लोगों की नज़र में ये भी अपना वो बना सकते हैं कि हाँ वाकई में ये चीज़ वैल्यूबल है, आपको एक बाय करोगे तो आपको ही इसमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको बुक कीपिंग के माध्यम से काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है विवादों के हल में सुविधा। तो बेटा विवादों के हल में बही खातों की सहायता से व्यापार में संबंधित विवादों को हल करने में सुविधा रहती है। व्यापारी की अनुपस्थिति में अथवा मृत्यु के पश्चात बही खाते आवश्यक सूचनाएं दे सकते हैं। अगर किसी कारणवश व्यापारी अनुपस्थित है अपने व्यापार में, वह कहीं से काम से बाहर गए हैं या फिर उनकी किसी भी कंडीशन में मृत्यु हो जाती है, तो बनाए गए बही खातों से सभी व्यापारियों के व्यापार की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 5 कर निर्धारण में सुविधा। पुस्तपालन के माध्यम से आप लोगों से कर कितना आपको लेना है और आप कितना देते हो उस चीज़ की जानकारी भी आपको मिल जाती है। वैधानिक प्रमाण न्यायालय तथा सभी स्थानों में बही खाते विश्वसनीय प्रमाणों का कार्य करते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर ऋण शेष है तो उस पर बही खातों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है, मतलब कि एक कानूनन इन्हें मान्यता प्राप्त है। अगर किसी भी व्यापार में आपको लॉस हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से या उसने आपका पैसा वापस नहीं लौटाया है, तो आप उसकी अपील कोर्ट में जाके कर सकते हैं, उस पर आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये कानूनन सही माने जाते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 7 छल कपट और जालसाजी से बचाव। हमारे पास अगर किसी व्यक्ति के नाम का बिल है तो हम अगर उसने हमारा पैसा वापस नहीं किया है या फिर किसी भी प्रकार से उसने हमारे व्यापार को लॉस पहुंचाया है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्यवाही करा सकते हैं। इसलिए हमें छल कपट व जालसाजी से बचाव मिलता है पुस्तपालन से या खाता बही के माध्यम से। अब आता है सापेक्षिक कार्यक्षमता का ज्ञान, मतलब कि जिस कार्य पर विभिन्न कर्मचारियों को लगाकर उनकी कार्यक्षमता जानी जा सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी कर्मचारी को अपने व्यापार में रखते हैं तो आप उनके द्वारा किए गए कामों की एक लिस्ट बना के ये जानकारी कर सकते हैं कौन व्यक्ति किस काम को कितने बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे नैतिक सुप्रभाव। बही खाता रखने का कार्य लोगों में नियमितता, स्वच्छता, सावधानी इत्यादि उत्पन्न करता है। व्यापार की सफलता किसी सीमा तक उचित ढंग से हिसाब किताब रखने पर निर्भर है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि बही खाता रखने का कार्य लोगों में, मतलब कि जो भी आपके पास बिल्स होते हैं तो आपके प्रति लोगों का बिलीव या भरोसा बढ़ता है। वो आप पे यकीन करते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई त्रुटि होगी तो हम उस बिल को दिखा के अपनी वस्तु को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके व्यापार में विश्वास बनेगा और आपका व्यापार और अच्छा चल सकता है। पॉइंट नंबर 10 भूल से बचाव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आपने बिल बना के अपने व्यापार में दिया है तो ऐसा होता है कभी कभी हमने जो भी प्रोडक्ट सेल्स किया है तो हम अमाउंट गलती से अगर गलत डाल देते हैं तो हम हमेशा व्यापार में 2 बिल बनाते हैं, एक सामने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और एक की जानकारी हमारे खाता बही में लिखी होती है। तो इस तरीके से हम उसकी जानकारी लेकर उस भूल को भी सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 है व्यापार बेचने से सुविधा। किसी कारणवश यदि कोई व्यापारी अपने चालू व्यापार को बेचना चाहता है तो गत 3-4 वर्षों के खाते दिखाकर ग्राहक का संतुष्ट करके व्यापार के उचित मूल्य वसूल कर सकता है, मतलब कि वह बता सकता है कि उसे इतना प्रॉफिट होता है और आप करेंगे तो आपको भी मुनाफा कहीं ना कहीं होगा ही होगा, लॉस होने वाला है नहीं। तो इस तरीके से अगर हम व्यापार बेचना चाहते हैं तो वो भी हम अपने व्यापार को अच्छा दिखाने में खाता बही का सहारा ले सकते हैं। शीघ्र निर्णय लेने में सहायक। ठीक है, कभी कभी व्यापारी को व्यापार में आने वाली समस्याओं पर शीघ्र निर्णय
या डिसीजन लेने पड़ते हैं। यह तभी संभव है जब बही खाते नियमानुसार एवं उचित ढंग से तैयार किए गए हों। जैसे कि हमें किसी को कोई वस्तु सेल्स करनी है और उसके पुराने बिल्स अगर हमारे पास होंगे, हम रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, हमें कोई बड़ा प्रोडक्ट्स उसे देना चाहिए या नहीं। इस तरीके से हम इस चीज़ की भी जानकारी खाता बही से जान सकते हैं। ठीक है। बड़े बड़े उत्पादनों में आवश्यक, आज उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके हिसाब किताब का रख रखाव बुक कीपिंग के माध्यम से ही रखा जाता है। मतलब कि अगर कोई आप बड़ा व्यापार करते हो या फिर कोई बड़ी चीज़ सेल्स करते हो तो उस चीज़ की जानकारी भी आपको नोट करनी पड़ती है और उसके माध्यम से आप जान सकते हैं आपने कब ये व्यापार किया था, और आगे जाके अगर कोई भी आपको उस व्यापार में ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत किया गया है या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है, तो आप उसके माध्यम से उसे भी ठीक करा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट 14, दिवालिया होने पर शीघ्र निपटारा। यदि कोई व्यापार निरंतर हानि की ओर अग्रसर हो रहा है तो व्यापारी के बही खाते देखकर न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर सकता है। ठीक है। तो अगर हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हम व्यापार के खाता बही से जान सकते हैं कि नुकसान किस तरीके से हो रहा है और उनका घाटा किस तरीके से हुआ। अगर उनको बैंक के द्वारा कोई भी लोन वगैरह लेना है तो वो उसकी खाता बही के आधार पर ही दिया जाता है कि व्यापारी तो मेहनत करता है लेकिन कुछ ना कुछ पैसों की कंडीशन है जिससे उसका लॉस हो रहा है। तो उस तरीके से आप अपने व्यापार को अच्छा बना सकते। तो बेटा आज हमने आपको यहाँ तक करा दिया है। अब आगे आप देखिए, हमने आपको दिवालिया होने पर शीघ्र निपटारे तक समझाया है। हम आगे पढ़ेंगे एक आदर्श बुक कीपिंग प्रणाली के आवश्यक गुण, और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगली वीडियो आपको इस चैप्टर की लेके आएंगे। आप अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस बार हम इस चैप्टर की फाइनल एंड लास्ट वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी दिखाएंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर किस तरीके से आप तैयार करेंगे, आपको याद हो अच्छे से हो जाए, उसकी भी आप ठीक है तो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।